होंगे आपके सीटेट की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहाँ पे मैं आपको सीटेट की पेडागोजी और कंटेंट दोनों की तैयारी करवाती हूँ। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर, बेसिक मैथ्स एंड EVS, ये सब कुछ हम यहाँ पर तैयारी करते हैं, जो कि सिर्फ सीटेट के लिए ही नहीं, आपके हर स्टेट लेवल टेट, सुपर टेट, UP टेट, CG टेट, MP टेट, जितने भी स्टेट लेवल जो टेट हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। उसके अलावा जो टीचिंग एग्ज़ाम्स है उसमें भी ये सारे कंटेंट जो है, टॉपिक है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि CDP, पेडागोजी और इंग्लिश, बेसिक मैथ्स, ये सब कुछ हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे कि KVS, NVS, DSSB एग्ज़ाम या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम क्यों ना हो। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सीटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं, ताकि हमें उससे पैटर्न का पता चले, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट में, कहाँ पर कौन सी थ्योरी को हमें ज़्यादा फोकस करना है, पैटर्न क्या है क्वेश्चन का, ये सब कुछ अगर हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पता चलेगा तो हम अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि नए जो एस्पायरेंट्स हैं जो कि सीटेट पहली बार देने जा रहे हैं, उन्हें सिलेबस भी शायद ठीक से पता भी ना हो कि कहाँ से कैसे पढ़ना है, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि इस पैटर्न को, जो प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है वो देखेंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होती चली जाएगी, अपनी तैयारी को वो वैसे ही बूस्ट कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हुए जा रही हूँ। और सिर्फ पढ़ के आंसर बता देना ही मेरा काम नहीं है। मुझे लगता है अगर हम एक एक टॉपिक को डीप में एक्सप्लेनेशन के साथ समझें और अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करते हुए चलेंगे तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और हम क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने BEd में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1, पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से अच्छे स्कोर से मैंने क्वालिफाई किया हुआ था। एज अ PGT इंग्लिश टीचर मुझे 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर मैं आपको सीटेट और टीचिंग एग्जाम की तैयारियाँ करवाती हूँ। उसके अलावा बेसिक मैथ्स और इंग्लिश ग्रामर पे भी हम फोकस करते हैं। और आप मेरी जो चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट जो है वीडियो की वो आप देख सकते हैं। उसमें बेसिक मैथ्स में मैंने आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं जो सीटेट पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और 2 के लिए तो है ही। इसके अलावा ग्रामर जो पार्ट्स होते हैं जो कि पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, वो भी है। तो चलिए बिना समय गंवाए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो पेपर मैंने उठाया है वो है सीटेट पेपर 1 दिसंबर 2019। तो आइए देखते हैं। ये CDP है, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। तो ये जो टॉपिक है वो तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ सीटेट नहीं, हर स्टेट लेवल टेट, उसके अलावा जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं जो आप क्वालिफाई करके टीचर बनते हैं उसमें भी पूछा जाता है। तो इस लिहाज से ये जो वीडियो है आपके लिए, आप सभी एस्पायरेंट जो सीटेट दे रहे हैं या और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए क्वेश्चन, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, क्वेश्चन भले हम कम आपको करवाएं लेकिन उसको हम डीपली एक्सप्लेन करते हुए अंडरस्टैंडिंग को आपकी अच्छी करेंगे, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, ना कि हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। क्या होता है कि जब हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं तो हम चीज़ों को समझते हुए नहीं करते हैं। हमारा फोकस रहता है क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर बता दिया, और बहुत ही सुपरफ्लुअस, मतलब ऊपर तौर पे बता दिया जाता है। वो मैं नहीं करने वाली हूँ। मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगी कि क्वेश्चन क्या है, किस तरह का है, इससे किस तरह के टॉपिक और पूछे जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये सब हम जानते हुए अपनी समझ को अच्छी करते जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये CDP का है। जैसे 30 क्वेश्चन जो CDP के आते हैं आपको पता है ना, 30 CDP 30, EVS 30, जिसमें EVS के कंटेंट 15 नंबर के होते हैं और पेडागोजी भी 15 नंबर के होते हैं। ठीक उसी तरह मैथ्स जो है पेपर 1 का, उसमें भी 15 नंबर का कंटेंट होता है, 15 नंबर की पेडागोजी होती है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, जो भी आप लैंग्वेज चुनते हैं अपना मेन, उसमें भी इसी तरह से 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है, 15 नंबर के कंटेंट। और वो कंटेंट में ज़्यादातर पैराग्राफ पैसेज होता है, उसी में ही हल्के फुल्के ग्रामर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके नॉलेज के लिए, जो बच्चे न्यू एस्पायरेंट है सीटेट के, उनके लिए है। तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, इसकी वजह से शायद कोई बच्चे बोर हो कि वीडियो लंबी हो रही है, तो
उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन नए बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये सब इन्फॉर्मेशन को जानना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज प्रीनेटल पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड या एडोलेसेंस। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। देखिए सबसे पहली बात तो क्रिटिकल यानी कि होता है कि संवेदनशील, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टाइम जिसमें आप या तो बहुत ही ज़्यादा कुछ तेज़ी से सीखते हैं, ठीक है, इसे बोला जाता है। बहुत क्रूशियल जिसे बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट टाइम। एक्विजिशन, ठीक है, एक्विजिशन यानी एक्वायर करना, जब आप भाषा का अर्जन करते हैं, एक्वायर करते हैं। एक्विजिशन एक्वायर से बना है यानी कि अर्जन करना, किसी चीज़ को सीखना, उसे हम एक्विजिशन कहते हैं। डेवलपमेंट आप जानते हैं मतलब कि क्या होता है? विकास। तो भाषा यानी लैंग्वेज का जो विकास होता है कौन से पीरियड में सबसे तेजी से होता है? अगर आपको ध्यान हो, आपने मेरी वीडियो ठीक से लास्ट वीडियो देखी हो, मैंने आपको उसी टाइम कोई क्वेश्चन था उसको समझाते हुए कहा था कि सबसे फास्ट पीरियड बच्चा कौन से टाइम पे सीखता है? अर्ली चाइल्डहुड पे। 3 से 5 ईयर की जो अवधि होती है ना, उसमें बच्चा सबसे तेज सीखता है। ये क्रिटिकल पीरियड होता है उसके लिए। लैंग्वेज और जो भी उसमें डेवलपमेंट होते हैं, विकास होता है, वो तेजी से होता है। हमारा आंसर हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड, और मैं इसको अभी और डिटेल समझाऊंगी आपको। प्रारंभिक बाल्य अवस्था, ठीक है। देखिए जब बच्चे की जो बाल्य अवस्था स्टार्ट होती है ना, उससे भी थोड़ा सा प्रारंभिक टाइम होता है जो कि होता है हमारा 3 से 5 साल। और 3 से 5 जो साल होती है ना, ये अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है। यहाँ पर बच्चा हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से सीखता है, चाहे वो भाषा अर्जन की बात की जाए, लैंग्वेज एक्विजिशन की बात की जाए, या किसी भी तरह का उसमें जो डेवलपमेंट होता है पे बहुत सोच समझ के बोलना है, अच्छे बैड वर्ड, गुड वर्ड, बैड मैनर, ये सारी जो चीज़ें हम उसे सिखाते हैं, यही एक पीरियड होता है जिसमें वो सीखता है। अपने फैमिली मेम्बर, एनवायरनमेंट, आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें वो बहुत ही तेज़ी से सीखता है, अच्छी चीज़ें हैं ना। इसीलिए तो बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं, जो कुछ भी वो टीचर से सीख के आते हैं, वो इतनी मतलब वो चीज़ इतनी जल्दी सीखते हैं, कई नए वर्ड सीखते हैं, अच्छे वर्ड सीखते हैं, बैड वर्ड भी सीख जाते हैं आसपास अगर ऐसा कुछ एनवायरनमेंट है तो, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस पीरियड में 3 से 5 साल के पीरियड में बच्चों के लिए अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल उनके सामने करना चाहिए, अच्छी चीज़ों को सिखाना चाहिए ताकि वो खुद भी तेज़ी से सीखे। इसके अलावा उनके शारीरिक विकास भी बहुत तेज़ी से होते हैं, एक्टिव बहुत होते हैं, स्फूर्ति उनमें बहुत होती है, जल्दी चलना, कूदना, कोई गेम को जल्दी से सीखना, है ना। फिजिकल एक्टिविटी वाला वर्क है यानी कि खेल कूद या कोई भी चीज़ वो बहुत तेज़ी से जल्दी से सीखते हैं। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, उसके शेप, साइज, कलर को वो तेजी से पिकअप कर लेते हैं और अच्छे से सीख के बताते हैं। स्कूल टाइम वगैरह में भी उनको इसीलिए एक्टिविटी के साथ बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं ताकि बच्चा इस टाइम पे वो तेजी से सीखता है। उसका जो डेवलपमेंट है, विकास है, बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास, दोनों ही क्षमता बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर है ये सेकंड नंबर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आई हो जितना मैंने समझाया है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज बाय लॉरेंस कोलबर्ग, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट का स्टेजेस दिया हुआ था, ठीक है। क्या क्या स्टेजेस हैं वो? लेटेंसी स्टेज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। देखिए जो इन्होंने कोलबर्ग ने 3 स्टेजेस दी है ना। कन्वेंशनल, है ना, प्री कन्वेंशनल, सबसे पहला जो है वो है
फर्स्ट नंबर प्री कन्वेंशनल, फिर है कन्वेंशनल, फिर है पोस्ट कन्वेंशनल। ये 3 स्टेज दी है। उसके अंतर्गत और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आती हैं, कुछ कुछ मतलब बताएंगे कभी डिटेल में, उसको हम टॉपिक को पढ़ाएंगे, अभी बोलने से कन्फ्यूजन होगा। तो ये 3 मेन है इसके अंतर्गत जो आते हैं, है ना। सब डिवीजन जो है ऐसे मिला के 6 हो जाते हैं। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। उस स्टेज में मॉरल डेवलपमेंट कौन से वाली स्टेज में आती है, वो है पोस्ट कन्वेंशनल, जिसके अंतर्गत आता है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। अब ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन जो कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास जो है वो क्या है, कहने का मतलब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन इस स्टेज में जो कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत आती है, इसमें जो बच्चे हैं वो क्या सीखते हैं, लर्नर जो है वो क्या सीखता है कि जो लॉज और ऑर्डर जो बनाए जाते हैं कॉमन मतलब लोगों के द्वारा, वो कॉमन गुड के लिए, सभी की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। तो वो स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। जब समय और आवश्यकता पड़ती है तो उसे हम बदल भी सकते हैं। ये सब चीज़ों को वो समझ पाते हैं। उनका जो रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, सोशल जो समाज से जुड़ी चीज़ों को, लॉ एंड ऑर्डर को समझने की, वो बढ़ जाती है इस स्टेज में। वो समझ पाते हैं कि क्यों ऐसी चीज़ें हैं, क्यों ये नियम कानून बनाया गया है, किस लिए, सभी की अच्छाई के लिए। ज़रूरत पड़ने पर इन नियम कानून में संशोधन भी हो सकता है, चेंजेस भी हो सकता है, ताकि वो लोगों के अच्छे के लिए हो। मतलब बिल्कुल ही फिक्स्ड या रिजिड लॉ नहीं होते हैं। अगर चेंजेस की आवश्यकता पड़े तो उसे चेंजेस किया जा सकता है कॉमन इंटरेस्ट के लिए, कॉमन गुड के लिए, और ये फ्लेक्सिबल होता है। तो ये जो लॉजिक है वो समझ पाते हैं इस स्टेज में, ठीक है, जो कि मॉरल डेवलपमेंट की जो स्टेज जो पोस्ट कन्वेंशनल में होती है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन जिसे हम कहते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा 2nd नंबर, ठीक है। लेटेंसी स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये तो पियाजे जी के द्वारा दी गई है ना। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ये स्टेज नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्या है ये, हमारा आंसर हो जाएगा 2nd नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रेलिवेंस, जेंडर कॉन्स्टेंसी। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता। अब देखिए, क्लासरूम के दौरान अगर टीचर एक डिस्कशन कर रहा है, ठीक है, डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा। एक क्लासरूम टीचिंग में डिस्कशन जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के डेवलपमेंट में, क्योंकि उस डिस्कशन के दौरान क्या होता है पता है, बच्चे जो है, लर्नर जो है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, अपना परसेप्शन रखते हैं, उनकी क्या सोच है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किसी चीज़ के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या उनके मन में आइडियाज़ जनरेट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें को वो क्या करते हैं, प्रेजेंट कर पाते हैं डिस्कशन के दौरान। अपनी जो इमेजिनेशन स्किल है, अपना जो परसेप्शन है, व्यू ऑफ मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सबको वो किसके थ्रू प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, डिस्कशन के थ्रू। इसीलिए डिस्कशन जो है, क्लासरूम डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के मॉरल डेवलपमेंट के लिए। उसके अलावा ये ओवरऑल डेवलपमेंट को भी बूस्ट करता है। कैसे? जितना ज़्यादा आप बच्चों से डिस्कशन का एक्टिविटी कराएंगे, बच्चे को जितना ज़्यादा मौका मिलेगा, उतना ही उसके अंदर का जो फियर है, स्टेज फियर से लेके क्राउड फियर, ये सब कुछ हटेगा। अपने आप को वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा। बोलने की उसकी जो कौशल है, स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल, एट द सेम टाइम स्पीकिंग स्किल, ये भी उसकी एनहेंस होगी, इंक्रीज होगी। उसका जो फियर है, स्टेज फियर, क्राउड फियर, वो भी चला जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया बच्चे का। तो आप समझ सकते हैं कि डिस्कशन जो है वो कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक क्लास में, ठीक है, बच्चे के लर्निंग के लिए, ठीक है।
तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक कोई टीचर है जो कि डिस्कशन कर रहा है, क्लासरूम में डिस्कशन कर रहा है। वो टीचर क्या कर रहा है, बॉयज को ज्यादा अटेंशन पे कर रहा है देन गर्ल्स। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये सीधी सी बात है, ये जेंडर बायस का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसकी जो स्टीरियोटाइप मतलब रूढ़िबद्धता जो चली आ रही है कि लड़के हर चीज़ में ज़्यादा अच्छे होते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, फिजिकल वर्क करने में, किसी भी फील्ड में जाने से लड़के ज़्यादा अच्छा करते हैं, और ये स्टीरियोटाइप धारणा बनी हुई है, रूढ़िबद्धता, जबकि ऐसा नहीं है ना, गलत है ना। लेकिन ये जो पहले से जो बायस बना हुआ है उसकी वजह से वो क्या कर रहा है, बॉयज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो ये जेंडर बायस को क्या कर रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल, मतलब ये जो एग्जाम्पल है वो जेंडर बायस का एग्जाम्पल है कि ज़्यादा वो किस पे अटेंशन पे कर रहे हैं, बॉयज़ की तरफ, ना कि गर्ल्स। ठीक है, तो ये है जेंडर बायस, जेंडर पक्षपात। देखिए जेंडर बायस जो है ना, इससे हर साल क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं सोच रही हूँ अपकमिंग जो वीडियो है मैं जेंडर बायस पे लेके आऊँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एक बार वो टॉपिक आप समझ लेते हैं, जेंडर बायस एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, है ना, और उसके जो क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या उसकी चीज़ें हैं, वो सब कुछ आप अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रन जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फॉर्मिटी। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है ना। क्लासरूम में अगर बच्चों को आपको सिखाना है कि स्टीरियोटाइपिंग और जेंडर जो रोल है उसको कैसे मतलब हटा सकते, कम कर सकते उसके प्रभाव को, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करना चाहिए टीचर को, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, emphasizing जेंडर स्पेसिफिक रोल, जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप, जेंडर सेग्रीगेटेड सिटिंग अरेंजमेंट। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, देखिए ये अच्छा लग रहा है, उसके बारे में जो जेंडर जो पक्षपात की जाती है उसके बारे में चर्चा है ना करनी चाहिए, ये सही लग रहा है। फिर भी ऑप्शन देखते हैं, एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। तो देखिए जेंडर जो स्पेसिफिक रोल है उस पर आप महत्व देंगे, तो इसका मतलब एक तरह से आप बढ़ावा दे रहे हैं। जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप, जेंडर पृथक खेल समूह, मतलब जेंडर सेग्रीगेटेड करोगे मतलब लड़का को अलग लड़की को अलग और उसका प्ले ग्रुप बना देंगे, तो ये भी तो एक बढ़ावा दे रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जेंडर सेग्रीगेटेड सिटिंग अरेंजमेंट, अगेन वही बात, यहाँ पे प्ले ग्रुप कर रहा है, मतलब खेल के माध्यम से समझा रहा है अलग अलग करके, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट कर रहा है, तो ये भी वही बात हो गई, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस जो है इसके बारे में अगर आप चर्चा करते हैं और उस बारे में बताया जाता है चर्चा करके डीप में, तो इससे उसके इफेक्ट को जो है ना चिल्ड्रन के बीच जेंडर जो स्टीरियोटाइपिंग है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, किस तरह से, अब आप सोचेंगे तो आप डिस्कशन कर सकते हैं क्लास में एज ए टीचर, जेंडर बायस क्या होता है। जब ये सामाजिक मतलब कंस्ट्रक्ट है, संरचना है, समाज के द्वारा बनाई हुई संरचना है कि लड़के रो नहीं सकते, लड़के खाना नहीं बना सकते, लड़कियां आर्मी में या फिर पहलवानी या कुश्ती वगैरह नहीं कर सकती, ऐसा माना जाता था। ये रूढ़िबद्धता बनी हुई थी पहले कि लड़कियां क्या नहीं कर सकती है, पहलवान नहीं बन सकती, लड़कियां आर्मी वगैरह में नहीं जा सकती हैं, लड़ाई झगड़ा वाला जो होता है, ठीक है, आर्मी वगैरह वगैरह में जो होता है वो सब नहीं कर सकती हैं, इसीलिए उन्हें नहीं भेजा जाता था। उसके अलावा लड़कियों को बाहर का काम नहीं करना चाहिए, हैवी जो सामान है, वज़न वाला सामान है, वो काम जैसे सिलेंडर उठाना, ये सब करना, ये लड़कियां नहीं करती हैं, नहीं करना चाहिए। लड़कों को खाना नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो लड़के हैं, लड़कों को घर का काम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लड़के हैं। ये सब कुछ पहले बोला जाता था, जो कि एक स्टीरियोटाइपिंग थी, मतलब रूढ़िबद्धता थी। उस पर चर्चा किस तरह से की जानी चाहिए कि देखिए आजकल क्या हो रहा है, रेसलिंग मतलब
कुश्ती, पहलवानी, उसमें भी लड़कियां कम नहीं है। गेम्स और स्पोर्ट्स में लड़कियां कम नहीं है कहीं भी। हर जगह आप देखेंगे तो गेम्स और स्पोर्ट्स में लड़कियां बेहतरीन कर रही हैं। पढ़ाई की बात की जाए तो बोला जाता है ना कि मैथ्स में लड़कियां वीक होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एग्जांपल दे सकते हैं, मैथमेटिशियन जो एक लेडी हैं, तमिलियन, क्या नाम है उनका, मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, वो भी तो एक लेडी ही हैं जो कि इतना अच्छा, मतलब इतनी अच्छी मैथमेटिक्स में वो पढ़ाती हैं एज अ टीचर, और शी इज़ वेरी गुड इन मैथमेटिक्स। ओके, उसके अलावा ऐसे काम हैं जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं, बाहर जाने वाले काम, जैसे पायलट वगैरह बनना है, ये सब जो चीज़ें हैं। स्टीरियोटाइपिंग थी ना पहले, लेकिन अभी तो हर फील्ड में लड़कियां अच्छा करिए, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें लड़कियां अच्छा नहीं कर सकती है। ड्राइविंग को लेके है ना, ट्रक ड्राइविंग है या फिर किसी भी तरह का ड्राइविंग को लेके भी एक धारणा थी कि लड़कियां ड्राइविंग नहीं कर सकती हैं, पायलट नहीं बन सकती हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे लड़कियाँ क्या है, पीछे हैं। लड़के खाना नहीं बना सकते क्योंकि वो लड़के हैं। देखिए, जितने भी आप अच्छे शेफ़ देखते हैं वो लड़के ही होते हैं ज़्यादातर। ऐसा कौन सा शेफ़ है, जैसे संजीव कपूर जी की बात की जाए, कुणाल जी हैं, ये सब जो है वो क्या है, लड़के ही तो हैं। कितने ऐसे लड़के हैं, मेल हैं, जो कि अच्छे शेफ़ हैं। तो ये जो पहली जो स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग चली आई थी ना, लड़के खाना नहीं बना सकते, लड़कियां बाहर जाके काम नहीं कर सकती हैं, या आर्मी वगैरह में नहीं जा सकती, लेकिन ये जो स्टीरियोटाइपिंग है धीरे धीरे हटने लगी जब लड़कियां आगे बढ़ते गई। तो इस तरह का जो चर्चा है, अगर आप क्लास में बच्चों को जेंडर बायस के बारे में बताएंगे तो ये जो उनकी जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस। अब ये आज का 5th नंबर जो है वो लास्ट हम क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि हम डिस्कशन के साथ चलते जा रहे हैं तो थोड़ी वीडियो लंबी ऑलरेडी हो जाती है। एक साथ बहुत सारा क्वेश्चन करने से थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, है ना। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग थियरिस्ट व्यू इन चिल्ड्रन एज एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज। एक्टिव सीकर मतलब कि सक्रिय, जो सीकिंग करते हैं, नॉलेज का मतलब ढूंढते हैं, सीखते हैं। एम्फेसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन देयर थिंकिंग। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व देते हैं। जॉन बी वॉटसन, लेव वायगॉत्स्की, जिन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग। देखिए, एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, इसकी बात दो हमारे थियरिस्ट कहते हैं, वो है हमारे जिन पियाजे जी, लेव वायगॉत्स्की। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात ये होती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि जिन पियाजे जी भी यही कहते हैं कि बच्चे नन्हे साइंटिस्ट होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, अपने ज्ञान का खुद स्वयं निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज करते हैं, एक्टिव सीकर होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम लेव वायगॉत्स्की जी भी यही बात कहते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जहाँ सोशल और कल्चरल की बात की जाए, ऐसे स्टेटमेंट जहाँ सोशल और कल्चरल आ जाए, ये एक ट्रिक है ना, जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ताकि ये जो कंफ्यूजन है ना दो के बारे में, क्योंकि बच्चे जो है वो नॉलेज के मतलब एक्टिव सीकर होते हैं नॉलेज के, ये दोनों ने कही है, किसने, लेव वायगॉत्स्की जी ने और जिन पियाजे जी ने। लेकिन अब आप सोचेंगे ये दोनों ने ही बात कही तो आंसर क्या होगा, तो उसके लिए आप देख सकते हैं सोशल कल्चरल, क्योंकि जो हमारे लेव वायगॉत्स्की जी है ना, उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट बात कही है, सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज। ये 3 चीज है जहां पे आपको दिखती है, ये तीन वर्ड दिखते हैं, सोशल, कल्चरल, लैंग्वेज। तो वहां पे आप समझ जाइए कि ये लेव वायगॉत्स्की जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं सोशल और कल्चरल जो कंटेंट है, ठीक है, वो प्रभाव डालता है, इम्पैक्ट डालता है बच्चों के ज्ञान के निर्माण में। तो यहाँ पर लेव वायगॉत्स्की हमारा आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये लेव वायगॉत्स्की जी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सीटेट के लिए, क्योंकि हर साल इसमें से इनके क्वेश्चन इतने ज़्यादा पूछे, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं। इससे पहले भी हम प्रीवियस ईयर वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आपने देखा कि लेव वायगॉत्स्की के 2-3 क्वेश्चन थे। अब देखिए, लेव वायगॉत्स्की जी क्या कहते हैं, बच्चे जो है ना लैंग्वेज को इतनी तेजी से सीखते हैं, जब उनका जो संज्ञान का विकास होता है, स्पेशली लैंग्वेज को सीखने में, वो कैसे होता है, इंटरैक्टिंग विथ
पीपल इन सोशल एनवायरनमेंट। जब वो सोशल एनवायरनमेंट मतलब कि सामाजिक सांस्कृतिक एनवायरनमेंट में आते हैं, वातावरण में आते हैं, लोगों के बीच मिलते हैं, तो वो बहुत ही उनके जो संज्ञान का विकास होता है तेजी से होता है और लैंग्वेज को वो बहुत ही जल्दी से सीखते हैं। तो जो सोशल इंटरेक्शन है ना, सोशल और कल्चरल, वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि हेल्प करता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के संज्ञान के विकास में, ऐसा उनका मानना है लेव वाइगोत्स्की का। इसीलिए उन्होंने ZPD जो कि होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका कॉन्सेप्ट दिया है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? एक टास्क का वो रेंज है, किसी कार्य को करने की वो बाउंड्री है, लिमिट है, जहां पर बच्चा किसी असिस्टेंट यानी कि हेल्प की मदद से, किसी भी हेल्प से वो उस अपने गोल को अचीव कर सकता है। और वो जो नॉलेज देता है वो होता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। मतलब देखिए, जो असिस्टेंट जो उसको मिल रही है ना, वो पर्सन मोर नॉलेजेबल अदर है, मतलब उस लर्नर से उसकी नॉलेज ज़्यादा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ा ही हो, वो छोटा भी हो सकता है, किसी भी एज का हो सकता है, बस उसकी जो नॉलेज है या स्किल है वो उस लर्नर से ज़्यादा होनी चाहिए। अब जब वो उसे हेल्प देता है, वो जो हेल्प है या असिस्टेंट है, उसे हम पाड़ कहते हैं, मचान कहते हैं, और इंग्लिश में उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग को मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया, जबकि ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और इसके इतने क्वेश्चंस देखेंगे आप सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। और लास्ट ही वीडियो में मैंने इसके क्वेश्चन कराए थे, ZPD वाला मुझे याद है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग का भी मैंने कराया था। तो अलग अलग तरीके से पैटर्न को चेंज कर करके ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, MKO मोर नॉलेजेबल पर्सन, सॉरी मोर नॉलेजेबल देन अदर, और स्कैफोल्डिंग यानी पाड़ या मचान, उस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है लेव वाइगोत्स्की जी का, जिन्होंने 3-4 कुछ इंपॉर्टेंट बात कही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ZPD, MKO, स्कैफोल्डिंग, उसके अलावा सोशियो कल्चरल जो टूल होती है लैंग्वेज को सीखने में, लैंग्वेज के बारे में, बच्चा कैसे उसके संज्ञान का विकास होता है जिसमें वो लैंग्वेज वगैरह को तेजी से सीखता है, सोशल इंटरेक्शन से यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया से। ठीक है, और सांस्कृतिक जो रोल है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो सांस्कृतिक है समाज के साथ साथ। इसके अलावा जब एक और बात उन्होंने कही है प्राइवेट स्पीच के बारे में, कल हमने एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन देखा भी था, प्राइवेट स्पीच, जो कि बच्चा खुद से बात करता है अपने कार्य को डायरेक्शन देने के लिए, निर्देश देने के लिए, अपने कार्य को डायरेक्शन देने के लिए जब वो अपने आप से बात करता है, उसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं, है ना, करेक्ट। तो इस तरह से ये आज हम 5 ही क्वेश्चंस रखेंगे, ये इसका आंसर हमारा हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की जी, है ना। मैंने पहले भी बताया था, शायद मैं ही भूल गई थी कि बताया है आपको आंसर या नहीं। ये जो एक्टिव सीकर नॉलेज जो है वो सोशल और कल्चरल कंटेंट में किसने कही है बात? लेव वाइगोत्स्की जी ने कही है। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन आज हम करते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, 30 मिनट अराउंड हो गया है। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 6 नंबर से। देखिए, अभी मैं आपको प्राइवेट स्पीच के बारे में बता रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइवेट स्पीच ये टॉपिक है, स्कैफोल्डिंग है। इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना लेव वाइगोत्स्की जी की थ्योरी को पढ़ना, क्योंकि इसमें अपने आप में ही 5-6 ऐसे पॉइंट हैं जिससे क्वेश्चन इतने बनते हैं कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम 6 नंबर से देखेंगे और भी इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर मेरी जो कोशिश है आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी तरह का कोई डाउट हो तो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, फीडबैक दे सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।